आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी, बहुत सारे आर्टिकल्स या पार्ट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, जैसे कि प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उसके साथ साथ पार्ट 4A के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था और पार्ट 14A के थ्रू ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया था। उसके साथ साथ 3 न्यू डायरेक्टिव्स ऐड किए गए थे, जो कि है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके साथ साथ आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 ऐड किया गया और बोला गया कि अब से जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और जो लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनका टेन्योर 5 ईयर से बढ़ा करके 6 ईयर कर दिया गया था। और सबसे बड़ा चेंजमेंट ये किया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन की पावर थी, उस पावर को ही कर्टेल कर दिया गया था। उसके साथ साथ आर्टिकल 31D में ऐड किया गया प्रोविजन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एटूडेट क्लासेस। मैं शिवांग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दे रखा है, कौन से पार्ट में दे रखा है, कहाँ से ये अडॉप्ट किया गया है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर क्या क्या है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है उनको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, ये लिए गए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये जो अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है वो एडॉप्ट किया गया है। और ये जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपका दे रखा है पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में। ठीक है, अब आर्टिकल 368 में दे रखा है कि पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो अथॉरिटी है वो ओनली पार्लियामेंट के पास में है। लेकिन अब पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कुछ भी पार्ट अमेंड कर दे, तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है? लिमिटेशंस हैं सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन की बात की गई बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इतना जान लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये आया था केशवानंद भारती केस 1976 में, और बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, लेकिन वो जो भी अमेंडमेंट करेगी वो किसी भी तरीके से जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मींस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें बताई गई हैं कि ये चीजें जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, मींस उसको अमेंड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोसीजर नाइदर रिजिड लाइक दैट ऑफ यूएसए नॉट फ्लेक्सिबल एज दैट ऑफ ब्रिटेन। अगर आप प्रोसीजर की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की, तो आप देखेंगे यूएसए का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। उसके साथ साथ अगर आप ब्रिटेन का देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसीजर को, वो बैलेंस किया गया है, ना ही ज्यादा रिजिड है ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जो स्टेट जो होते हैं उनका भी सिंपल मेजोरिटी से रेटिफिकेशन कराना पड़ता है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो बिल है दोनों हाउस में से किसी भी में भी लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में पहले लाया जाए या फिर राज्यसभा में पहले लाया जाए। ठीक है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास में पावर नहीं होती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को अमेंड कर पाए, क्योंकि ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास ही होती है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। और ये जो बिल होगा दोनों लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे चाहे कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करे। नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस स्पेशल मेजोरिटी। और ये जो बिल होगा वो एवरी हाउस के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और ये जो मेजोरिटी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मस्ट रेटिफाई विद सिंपल मेजोरिटी। अगर कोई भी फेडरल प्रोविजन को अमेंड किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उनके द्वारा भी उस पर्टिकुलर बिल को सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई कराना पड़ेगा। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल।
और ये जो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल होगा उसमें प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी। ये जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 24th अमेंडमेंट एक्ट, उससे ये प्रोविजन डाला गया था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, कि जो अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले ये जो बिल होगा इसका इंट्रोडक्शन कौन करेगा, मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर, और कहाँ पे करेगा, पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा में पहले कर दे चाहे वो राज्यसभा में पहले कर दे। और जैसे ही ये जो लोकसभा में प्रस्तुत करेगा बिल को या राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा, मीन्स जहाँ पे पहली बार बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, अगर वो पास कर देगा तो फिर ये जाएगा सेकेंड हाउस के पास में। और सेकेंड हाउस के पास में जब जाएगा तो इसमें या तो वो इस पे एग्री होगा, पास करेगा, या फिर डिसएग्रीमेंट होगा। अगर एग्री होता है तो आगे ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो कोई भी इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, जो बिल होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको असेंट देगा, और प्रेसिडेंट के पास में कोई भी वीटो पावर नहीं है, उसके पास मस्ट है कि उसको असेंट देनी ही पड़ेगी। और जैसे ही असेंट दी जाएगी ये जो बिल है आपका वो एक्ट बन जाएगा। और हम देख लेते हैं ये जो पार्लियामेंट में ये जो बिल पास होगा, ठीक है, उसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो बिल का पास होना होगा वो होगा दो तरीके से, एक तो होगा आउटसाइड आर्टिकल 368 और दूसरा होगा विद इन आर्टिकल 368। ठीक है, तो जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के बाहर होंगे वो अमेंडमेंट किससे होंगे, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि 1/2 + 1 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। ठीक है, मीन्स किसी भी हाउस में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनका हाफ में अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो उससे जो मेजोरिटी निकलेगी उसके थ्रू ये जो बिल है वो पास किया जाएगा। इसी को बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट जो है विद इन आर्टिकल 368, अगर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर किया जाता है तो उसमें वो बिल दो तरीके से पास किया जाएगा, एक तो होगा स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा होगा स्पेशल मेजोरिटी विद अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय सिंपल मेजोरिटीज। मींस एक तो होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी में क्या हुआ कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस 1/2 + 1 एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, होगा क्या इसमें कि ये जो भी मेंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर हाउस के उनका 1/2 + 1 मीन्स टोटल जो मेंबर होंगे हाउस के, मान लेते हैं जैसे कि लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं वो आपके यहाँ 545। तो 545 का अगर हम हाफ करेंगे और उसके बाद में हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो उससे जो मेजोरिटी निकलेगी वो तो उसको क्या करेगी, पास करेगी। और उसके साथ साथ ये जो 2/3 होगा, जो भी उस टाइम पे जब मीटिंग हो रही होगी या जो भी एक तरीके से वहाँ पे असेंबली होगी, वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे और जो वोट करेंगे उसका 2/3 अगर सपोर्ट करेगा तो उससे जो मेजोरिटी निकलेगी तब जाके ये जो बिल है वो पास किया जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। उसके साथ साथ है स्पेशल मेजोरिटी विद अप्रूवल ऑफ स्टेट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मींस इसमें क्या है कि जो भी फेडरल प्रोविजंस होंगे पॉलिटी के, ठीक है, उनको अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है वो क्या करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से जो बिल है उसको पास करेगी। उसके साथ साथ जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में भेजा जाएगा और जो टोटल जो इंडियन स्टेट्स है उनमें से जो हाफ स्टेट है उनको इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, तभी ये जो बिल है ये पास हो पाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जो प्रोविजंस है कौन कौन सी मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो आर्टिकल 3 में दे रखा है कि न्यू स्टेट को क्रिएट करना। उसके साथ साथ एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में दे रखा है कोई भी जो न्यू स्टेट है उसको एडमिट करना। नेक्स्ट है शेड्यूल 2nd, 5th एंड 6th। ठीक है, जो शेड्यूल है 2nd जिसमें कि आपके इमोल्यूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, और 5th और 6th जो शेड्यूल्स है जो कि शेड्यूल ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको अमेंडमेंट भी जो करना होगा वो सिंपल मेजोरिटी से ही किया जाएगा। नेक्स्ट है जुडिशरी, नंबर ऑफ जजेस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो जजेस का नंबर है उसको और जो सुप्रीम कोर्ट को पावर जो दी गई उसको अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो वो केवल सिंपल मेजोरिटी से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, जैसे कि क्योरम, लैंग्वेज, प्रिविलेज, रूल ऑफ प्रोसीजर, सैलरीज एंड इवेल्यूमेंट्स ऑफ एमपीज, इलेक्शन, डिलिमिटेशंस, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एटसेट्रा। लेजिस्लेचर के जितने भी प्रोविजन से आपके यहाँ पे दे रखे हैं ये भी सभी सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड किए जाएंगे। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड
एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो भी लेजिस्लेचर के क्रिएट करने से प्रोविजन होंगे यूनियन टेरिटरीज में या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होंगे वो भी सिंपल मेजोरिटी से किए जाएंगे। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, जो भी सिटीजनशिप है उसका एक्विजिशन किस तरीके से किया जाएगा और टर्मिनेशन किस तरीके से किया जाएगा, अगर उसमें भी कुछ चेंजमेंट करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से जो है आपके फंडामेंटल राइट्स एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी से किए जाएंगे। उसके साथ साथ ऑल अदर नॉट कवर्ड इन फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, ऐसे प्रोविजंस जो कि ना तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं मींस सिंपल मेजोरिटी से और ना ही थर्ड कैटेगरी में आते हैं मींस स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, वो सभी के सभी प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। जो प्रोविजंस होंगे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सभी के सभी प्रोविजंस जो है पहले स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जाएंगे, उसके साथ साथ जो स्टेट है उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब जो भी कंसेंट ली जाएगी स्टेट से उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट्स मैनर, मींस जो भी इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कुछ रूल्स हैं उनमें अगर कुछ चेंजमेंट किया जाना है तो वो भी इसी मेजोरिटी के थ्रू चेंज होगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन या स्टेट्स की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है या कोई लेजिस्लेटिव पावर है उसमें कुछ भी चेंजमेंट किया जाएगा तो वो इसी मेजोरिटी के साथ में किया जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी चेंजमेंट होगा। एनी ऑफ लिस्ट इन 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दे रखी है सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें भी जो चेंजमेंट करना है वो स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के थ्रू ही चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट्स का जो भी रिप्रेजेंटेशन है जो भी सीट्स वगैरह एलोकेट की जाती हैं वो भी इसी मेजोरिटी के थ्रू चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ, मींस जो आर्टिकल 368 दे रखा है जिसमें बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, उसको खुद भी अगर कुछ अमेंडमेंट करना है उसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के साथ में ही किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो इससे क्या किया गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया और 9th शेड्यूल में क्या किया गया कि जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट थे या उसके साथ साथ कुछ और एक्ट थे वो आपके 9th शेड्यूल में डाल दिए गए जिससे कि उनका जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन किया जा सके। और इसमें बोला गया कि जो भी एक्ट इसके अंडर डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो क्या किया गया कि जो 19 क्लॉज 2 है उसमें रिस्ट्रिक्शंस के 3 मोर ग्राउंड्स ऐड किए गए थे जो कि आपके थे पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंसेस। उसके साथ साथ जो 15 क्लॉज 4 है उसमें सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के बारे में ऐड किया गया कि जो स्टेट है वो इस क्लासेस से रिलेटेड प्रोविजंस बनाएगी जिससे कि इनका वेलफेयर किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो आपका है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 का। अब 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या किया गया कि ये जो हमारे स्टेट थे उनको 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी थे ये पार्ट 7 में आते थे। उसके साथ साथ ये जो पार्ट डी था जिसमें कि आपके लक्षद्वीप वगैरह आते थे वो आपके पार्ट 9 में आते थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसको क्या किया, रिपील्ड कर दिया गया था और उसके साथ साथ फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट्स को और 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। नेक्स्ट है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अभी जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 है इससे 2 क्लॉज ऐड किए गए, एक 13 क्लॉज 4 और दूसरा 368 क्लॉज 3। अभी जो 13 क्लॉज 4 था उसमें डाला गया कि जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 368 उनको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं कर सकते, मीन्स आर्टिकल 13 में उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ 368 का जो क्लॉज 3 था उसमें भी यही डाल दिया गया कि जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे आर्टिकल 368 में वो आर्टिकल 13 के अंदर डील नहीं किए जाएंगे। उसके साथ साथ ये जो एक्ट है इससे क्या किया गया, जो पार्लियामेंट है उसको अनलिमिटेड पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है। उसके साथ साथ इसमें प्रोविजन डाला गया कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा उसको असेंट देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये जो अमेंडमेंट है इससे ऐड किया गया आर्टिकल 123 का क्लॉज 4। इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट्स रीजन फॉर इमरजेंसी इज फाइनल एंड कंक्लूसिव, नो चैलेंज। मींस जो भी प्रेसिडेंट जिस बेस पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा वो उसके जो रीजन्स रहेंगे फाइनल रहेंगे और कंक्लूसिव रहेंगे, इनका कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। मींस इमरजेंसी के जो भी रीजन्स होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है 39th अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे डाला गया कि नो क्वेश्चन नो केस इन कोर्ट फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, इससे रिलेटेड कोई भी केस या कोई भी क्वेश्चन कोर्ट में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे क्या किया गया कि जो प्रियम्बल था उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, और पार्ट 4A के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया एंड पार्ट 14A के थ्रू ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया। और आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 डाला गया और बोला गया कि जो भी अमेंडमेंट एक्ट होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। उसके साथ साथ जो लोकसभा है उसका टेन्योर 5 ईयर से बढ़ा करके 6 ईयर कर दिया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है इनके रिट जुरिस्डिक्शन को कैंसिल कर दिया गया, मींस कर्टेल कर दिया गया। और एक आर्टिकल 31D में प्रोविजन डाला गया, प्रोविजन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, मींस अब पार्लियामेंट जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए कोई भी लॉस वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इससे क्या किया कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ कि जो रिट जुरिस्डिक्शन जो थे, जो कि कर्टेल किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, वो फिर से रिस्टोर कर दिए गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल जो 352 है, इसमें ये जो इमरजेंसी का ग्राउंड दे रखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज कर दिया गया, उसको बना दिया गया आर्म्ड रिवेलियन। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 एंड 21। इसमें बोला गया कि नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मींस इमरजेंसी के टाइम पे जो आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल 21 है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी अप्रूवल बाई स्पेशल मेजोरिटीज, मींस इससे पहले जो नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल होता था वो सिंपल मेजोरिटी से होता था, लेकिन अब जो अप्रूवल होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 352 में क्लॉज 5 ऐड किया गया और बोला गया जुडिशियल रिव्यू ऑफ रीजंस ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, मींस जो भी अभी तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम करता था तो उस पर कोई भी जो रीजंस होते थे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसमें डाला गया कि क्लॉज 5 में मेंशन किया गया कि जो भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा उसके जो भी रीजंस होंगे, अगर वो रीजंस इनवैलिड होते हैं, किसी को लगता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इससे ऐड किया गया था 10th शेड्यूल, और जिसमें डाला गया एंटी डिफेक्शन लॉ, मींस ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनमें जो भी मेंबर्स होंगे वो अगर पार्टी को चेंज करेंगे अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उस पार्टी से या पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है उससे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। इससे ऐड किया गया आर्टिकल 326 में कि जो वोटिंग एज थी पहले 21, अब उसको कर दिया जाएगा 18 ईयर्स। नेक्स्ट किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, इससे पार्ट 9 में पंचायत ऐड किया गया और इससे के थ्रू 11th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें आपके 29 आइटम्स देंगे जो कि पंचायत से डील करेंगे। नेक्स्ट है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे ऐड किया गया पार्ट 9A जिसमें डाला गया म्यूनिसिपैलिटीज को, और इसी के थ्रू 12th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें 18 आइटम्स ऐड किए गए जो कि म्यूनिसिपैलिटीज से डील करेंगे। नेक्स्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे डाला गया आर्टिकल 21A और इसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, मींस जो भी 6 से 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट डाला गया आर्टिकल 45 चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर ऑफ एज, मींस जो भी स्टेट है उसको ये बोला गया कि जो भी बच्चे हैं 6 ईयर एज तक के उनको चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराए, उसके साथ साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आर्टिकल 51A ऐड किया गया और बोला गया ड्यूटी अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी एजुकेशन है, ठीक है, वो प्रोवाइड की जाएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ये ड्यूटी किसकी रहेगी, ये जो ड्यूटी है वो पेरेंट्स की रहेगी और एवरी सिटीजन की रहेगी। उसके बाद है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे क्या किया गया कि जो 15 clause 5 है, ठीक है, उसमें डाला गया कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको हर एक कॉलेज में रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, केवल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के। नेक्स्ट है 99th अमेंडमेंट एक्ट 2005। इससे क्या किया गया कि जो भी जजेस थे उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और ये जो कॉलेजियम था इसको
उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट एक्ट को अनवैलिड बोल दिया, ठीक है, वॉइड बोल दिया, और बोला कि ये जो एनजेएसी बॉडी है ये जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं करेगी, ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम के ही थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017। इससे ये जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ऐड किया गया। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आपके हैं आर्टिकल 246A, 269A एंड 279A। नेक्स्ट है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। इससे क्या किया गया, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया अंडर आर्टिकल 338B। नेक्स्ट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके थ्रू क्या किया गया, जो भी जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जो थे, ठीक है, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन में, अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका प्रोसीजर, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं अभी तक उनके बारे में डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो भी नीडेबल पर्सन है उनके पास ये पहुँच पाए। So that's all for it. Thanks for watching the video.